नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यूर गुड माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन सबसे पहले लाइक एवरीडे डिस्कशन की शुरुआत पॉजिटिव कोट के साथ। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। और ये बात बहुत परफेक्टली हम सबको मालूम है, राइट? इट इज लाइक ए फ्यूल। व्हाट? सक्सेस जब हमें मिलता है, जब हम मेहनत करते हैं और हमें सफलता मिलती है, तो हम बहुत ही खुश होते हैं। और ये जो खुशी है, ये जो सफलता है, वो हमारे जीवन में एक अपनी छाप छोड़ जाती है, एक मार्क छोड़ जाती है। और ये जो मार्क है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, हमने ये अचीव किया, अब हम एक और पहाड़ चढ़ेंगे, यू नो। और ये जो सक्सेस है, ये जो खुशी है, इट्स लाइक ए फ्यूल। ये जो कॉन्फिडेंस है, इट इज लाइक ए फ्यूल। और यही फ्यूल जो है वो हमें हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक ले जाने का काम करता है। हमें वो हिम्मत देते रहता है कि भाई हमने ये चीजें अचीव की, हमने ये मुसीबतों को लड़कर यहां तक हम पहुंचे हैं, तो ऑफ कोर्स वी कैन गो बिट अहेड एज वेल, इजंट इट? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डियर फ्रेंड्स। 5 टॉपिक्स जो हैं हमारे टेबल पर। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेस डिस्कशन विद दिस वन, कतार क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आपको ब्रीफ दे दूंगा कि कौन कौन से दूसरे टॉपिक्स हैं हमारे टेबल पर। नाउ कतार के बारे में अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, राइट? मैंने टेलीग्राम की जो चैनल है उसमें ये वीडियो को लॉन्च भी किया था। एंड बिफोर वी मूव ऑन, एक और बात याद आ गई। देखिए, इफ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी, या फिर आप इफ यू वांट टू फॉलो मी, राइट, और खास करके टेलीग्राम की चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो डू ज्वाइन इट, राइट? इसकी लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की चैनल पर मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं, देखिए मैं 2 ऐसी चैनल्स हैं जिस पर वीडियोस बनाता हूं। एक तो क्यूरियसली एजुकेशन और एक स्टडी ग्लोस है। स्टडी ग्लोस पर हर रोज में एक कोई विषय होता है, उस पर मैं एक वीडियो बनाता हूं। दैट इज लाइक ए करंट अफेयर वाला, एक टू द पॉइंट, एक ही टॉपिक पर वो वीडियो रहता है, ठीक है? तो कतार जो है, इस पर मैंने वीडियो बनाया था। और वो जो वीडियो है उसमें मैंने ये डिस्कशन की थी कि क्यों कतार जो है उसका कोई नाम नहीं लेता है, इन द सेंस कि कतार जो है, इसको कतार दो कहते हैं, राइट? मैं तो कतार ही कहता हूं इसको। तो ये जो कतार है देश, इट्स ऑल अबाउट एक्सेंट्स। तो ये जो कतार है, इसका फंडा ऐसा है कि ये हमास, अलकायदा, तालिबान, दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? ये इजिप्ट में इसकी शुरुआत हुई थी। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, ये जितने भी अभी मैंने नाम लिए। तो ये सारे के सारे अलग अलग जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स के लोग हैं, तो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कतार करता है, राइट? ये बड़े बड़े जो लोग हैं जिनका नाम है टेररिज्म में या फिर टेररिस्ट लिस्ट में नाम है, तो ऐसे लोग जो हैं वो कतार के गेस्ट बनकर वहां पर आते जाते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या चल रही है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ कोर्स, क्योंकि वही चीज रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब कतार जो है वो फिर से न्यूज में है, एंड दिस इज अबाउट इंडिया, राइट? पहले जो हमने डिस्कशन की थी वो इट वाज अबाउट कतार एंड टेररिज्म। अब जो है इट इज अबाउट कतार एंड इंडिया। कतार की एक कोर्ट जो है उसने हमारे देश के 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल को मौत की सजा सुनाई है। दिस इज अ बिग थिंग, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज कि अब वहां की कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम हमारे ये इंडियन नेवी के पर्सोनल जो है, तो एक लंबे समय से वो वहां पर जेल में भी हैं, जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी इसके बारे में, क्योंकि मैंने कतार वाला जो टॉपिक किया था ना, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजों पर रिसर्च की थी। एंड आई केम टू नो अबाउट दिस थिंग कि ये एक इश्यू जो है वो बहुत ही साइलेंटली इंडिया और कतार जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कतार की अब कोर्ट ने ये जो सजा सुनाई है, तो इससे ये टॉपिक जो है वो चर्चा का विषय बन गया, और चर्चा का विषय बनेगा ही ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो है वहां पर रहते हैं। सो दैट्स वाई ये इंडिया तक खबर पहुंची है। एंड ऑफ कोर्स ये हमारी जो मीडिया है, आजकल तो मीडिया काफ़ी एक्टिव है, तो ये चीज़ जो है वो ट्रेंडिंग में थी, तो इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगी। एक चीज़ मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं, एंड दैट इज समथिंग वेरी रिलायबल सोर्स से मुझे पता चला है, राइट? इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो आईएसआई ने प्ले किया है। आईएसआई इज इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ना, उसने कतार की एजेंसीज को यह बताया कि भारत के ये जो हमारे 8 जवान हैं वो किसी एक चीज में, स्पाइंग में ये लोग इन्वॉल्व थे। और पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? ऑफकोर्स भारत का दुश्मन है, तो इसलिए। एंड सेकंड थिंग इज कि अभी तक क्या था कि कतार जो है उसमें ये जो मिलिट्री के साथ जुड़े हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा, या फिर जो भी मिलिट्री का काम होता है, तो जो हमारे रिटायर्ड पर्सनल होते हैं, पाकिस्तान के रिटायर्ड जो पर्सनल थे, तो उनको वहां पर जॉब मिल रही थी। अब क्या हो रहा है कि भारत के लोगों को, जो फॉर्मर नेवी के पर्सनल हैं, आर्मी एयरफोर्स के पर्सनल जो है, तो उनको वहां पर जॉब मिल रही है, तो पाकिस्तानियों को वहां पर जॉब, ये वाली जॉब जो डिफेंस वाली जॉब है वो नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से भी आईएसआई जो है वो उतना ज्यादा हैप्पी नहीं था। इट्स लाइक ए कॉम्पिटिशन जिसमें हम जीत रहे थे। सो उन्होंने ये चीज किया, राइट? उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने ही ये स्पाइंग और ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। अब इंडियन नेवी के पर्सनल जो है वो कतारी डिफेंस सर्विस कंपनी में काम कर रहे हैं। ये जो 8 लोग हैं ना, तो ये वहां की एक कंपनी में काम करते थे। और खबर ये भी आ रही है कि ये जो 8 लोग हैं, एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, राइट, कि ये 8 लोगों ने
वहां पर एक सबमरीन बन रही है। तो ये सबमरीन के साथ जुड़ी हुई डिटेल्स जो है ना वो इजराइल को प्रोवाइड की, राइट। समझ लीजिए कि मोसाद को ये सारी चीजें जो है वो इंडियन फॉर्मर नेवी के लोगों ने प्रोवाइड की, और इसी चीज को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पकड़ा गया, और अब यहां पर उनको मौत की सजा सुनाई गई है। और ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही सीक्रेटली हुई हैं। ये ट्रायल चल रहा है तो इसके बारे में किसी को पता नहीं था। जब ये ऑर्डर आया तब पता चला कि इस प्रकार का कोई इश्यू जो है वो इंडिया और कतार के बीच में चल रहा है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि कतार जो है वो भले ही एक छोटा सा देश है लेकिन रीजियनली बहुत ही ताकतवर देश है, और इसका इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा है, राइट। यूएसए जो है वो भी कतार, बस बहुत सारी जगहों पर यूएसए जो मींस कतार जो है वो फॉल्ट में रहता है, लेकिन यूएसए जो है वो कतार पर उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहता है। फिर सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों ने 2017 से लेकर 2021 के बीच में कतार के साथ रिलेशंस जो है वो तोड़ दिए, तो भी कतार नहीं डरा। कोई बात नहीं कि रिलेशंस तोड़ दे रहे हो आप कोई बात नहीं, हम ईरान के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो कतार जो है ये अमेरिकन और टर्किश मिलिट्री बेसिस जो हैं यहां पर है, मींस कतार में है, राइट। अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस है, इतना बड़ा बेस है जो इराक में जो युद्ध हुआ था तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो इसी कतार के बेस से ऑपरेट की जा रही थी। अफगानिस्तान में से भी बहुत सारी चीजें जो है वो कतार से, मींस अफगानिस्तान में जो यूएसए के जो भी ऑपरेशंस थे तो उसमें भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इस कतार वाले एयरबेस ने या फिर इस मिलिट्री बेस ने प्ले किया है। और ईरान के साथ भी रिलेशन रखता है, सऊदी के साथ भी रिलेशन रखता है, तो इस प्रकार का देश है। आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें जो है वो कतार के साथ जुड़ी हुई समझ में आ जाएगी। कतार की मेन ताकत क्या है पता है? उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि उनके पास गैस और ये ऑयल, ये सारी चीजें जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। कहा जाता है कि कुछ दुनिया का 13% जितना गैस का रिजर्व जो है वो कतार के पास है। तो यू कैन इमेजिन कि कितने पैसे हैं इनके पास, और पैसे हैं तो उनका पावर है। अब भारत जो है वो कतारी गैस का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, हम कतार के बहुत बड़े क्लाइंट हैं, राइट। वी आर ए बिग कस्टमर ऑफ कतार। तो ऑफकोर्स कोई भी अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप उतने ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। तो मुझे यहां पर यह आशा नजर आ रही है कि कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो भारत ढूंढ निकाल लेगा। बस अब इसमें इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो चाहेंगे कि अब भारत को भी स्वाद चखने, मींस भारत को भी स्वाद चखना चाहिए। बहुत न्यूट्रल रहता है ना भारत, तो दूसरी तरफ इजराइल के लोगों को क्यों ये सारी इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारे हमारे भी दुश्मन हैं, राइट। वो जब हम मुसीबत में फंसेंगे तो कुछ ऐसे भी देश हैं जो चाहेंगे कि भाई भारत जो है उसको और ज्यादा डिफिकल्ट, मींस बहुत सारे देश ऐसे भी होंगे जो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आएंगे कि भारत का अगर कोई सोल्यूशन निकाल दिया तो फिर एक फेवर रहा भारत पर, तो फिर फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारी गेम्स होगी, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक गलियारे से भारत को गुजरना पड़ेगा। लेकिन लेट्स होप कि हमारी ये जो 8 सोल्जर्स हैं, फॉर्मर सोल्जर्स, उनको हम वहां से रिहा करवा ले कुछ भी करके, राइट। लेट्स होप, सो लेट्स प्रे फॉर दो सोल्जर्स एज वेल, राइट। देखिए एट द एंड ऑफ द डे स्पाइंग वाइंग जो भी चल रहा है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट दीज गाइज आर आवर फॉर्मर सोल्जर्स, राइट। सो उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी सर्विसेज जो हैं, हमारी नेवी में उन्होंने काम किया है, राइट। दे आर द सन ऑफ द सॉइल्स, तो उनके लिए प्रार्थना दुआ जो है वो तो बनती ही है, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी हैव 4 अदर आर्टिकल्स। एक क्रिप्टो सर्च के साथ जुड़ा हुआ है, एक मेन मेहम के साथ, ये अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, जो गन कल्चर है उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है कि नो प्लेस फॉर विमेन। कल आपको याद है ना आइसलैंड के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक हमने देखा था। आज इंडिया की क्या सिचुएशन है वो इस टॉपिक से हमें समझ में आएगा। एंड देन वी हैव दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। अब मेडिकल एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज यू ऑल नो, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन से क्या पैदा होते हैं? डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ जो हैं उनको जनरेट किया जाता है। प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। ह्यूमन कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो देश जितने अच्छे गुड क्वालिटी के डॉक्टर्स और नर्सेस और सपोर्टिंग स्टाफ क्रिएट करता है तो उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अपने लोगों को दे पाता है। और कोई भी देश आप देख लीजिए, राइट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स है तो इट इज नॉट गोल्ड, इट इज नॉट ऑयल, राइट। ये कतार के पास ऑयल, ये सारी चीजें हैं, दैट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स कोई है अगर किसी देश के पास, तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, या फिर आई वुड से ह्यूमन कैपिटल। ये दोनों चीजें आप कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमन रिसोर्स, राइट। तो अगर हमारे जो लोग हैं उनको हम बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, और मेडिकल फैसिलिटीज में सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो जब बीमार हो तब दवाई मिले, वो बीमार कम पड़े, प्रोएक्टिव लेवल पर एक बहुत एक इमेजिनरी जो हम कहते हैं कि इतना अच्छा होना चाहिए, कुछ देशों में इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हमारे यहां पर अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए टॉप क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटी, हर एक सिटीजन के लिए, हर एक बच्चे के लिए टॉप क्वालिटी की एजुकेशन सिस्टम। इसमें टॉप क्वालिटी इन द सेंस कि ग्लोबल टक्कर देने वाली एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में तो किसी भी प्रकार की ऐसी बांधछूट ना हो, राइट, किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना हो। बेसिक एजुकेशन में, बेसिक मेडिकल में तो टर्शियरी लेवल तक, एजुकेशन में भी आई वुड से हायर सेकेंडरी, नॉट हायर सेकेंडरी, मास्टर्स लेवल तक बेस्ट फैसिलिटीज मिले। और इसके साथ साथ एजुकेशन और इन सारी चीजों के साथ साथ अगर स्किल्स भी प्रोवाइड की जाए तो फिर हमारा देश जो है ना ये डेडली हो जाएगा। व्हेन आई से डेडली आई मीन टू से हमें कोई बीट नहीं कर पाएगा। रिसोर्सेस, सारे नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल को देखिए आप,
क्या इजराइल के पास ऑयल है? नहीं है। इजराइल के पास फेवरेबल कंडीशंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी इजराइल जो है वो इतनी ताकतवर कैसे बना? वो इसलिए बना क्योंकि उसने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पर फोकस किया। अमेरिका की ताकत उनके रिसोर्सेज नहीं है, उनका एचआर ही है। जापान की ताकत भी एचआर है, साउथ कोरिया, जितने भी देश देखेंगे, राइट, वहां के लोग ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा कल्चर क्रिएट किया है जिसकी वजह से जो मेरिट वाले लोग हैं, पहले तो लोगों के अंदर मेरिट क्रिएट किया जाता है और जो मेरिट वाले लोग हैं वो टॉप तक पहुंचते हैं, तो उसकी इंपैक्ट अलग लेवल की होती है। राइट, नाउ ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। सो नाउ वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि मेडिकल एजुकेशन जो है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कोविड के बाद तो हमें यही लग रहा था, कोविड के टाइम पर जब मैंने उस समय पर जो डिस्कशंस की थी तो ऐसा ही लग रहा था कि अब तो हमारे देश की नेशनल प्रायोरिटी जो है वो होगी मेडिकल कैपेसिटी, कि हमारे देश में बेस्ट क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, हर एक सिटी के अंदर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होगी, अलग अलग एरियाज में होंगी, मोहल्ला क्लिनिक्स, और कितने सारे सपने हमने देखे थे। लेकिन कोविड जैसे गया चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई। राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ों को छोड़ दे, राइट, वो पॉलिटिक्स चलता रहेगा, लेकिन ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल एजुकेशन है, उसमें किसी भी प्रकार का रोक नहीं होना चाहिए। राइट, उसमें जो खर्च करते हैं वो दैट इज नॉट खर्च, इनफैक्ट दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली या फिर गवर्न करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन, इसको एनएमसी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब मुद्दे पर आते हैं। एनएमसी ने एक नया डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि अब हमारे देश में जो मेडिकल कॉलेजेस है ना वो एक्सपांड नहीं कर पाएगी। राइट, नई कॉलेजेस जो हैं उनको नहीं खोला जाएगा। जो सीट्स जिन कॉलेजेस के पास है वो सीट्स को कैप करके रखा जाएगा। अगर किसी के पास 100 सीट्स है तो वो 100 ही रहेगी, 101, 102, 110 नहीं कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लाने का डिसीजन जो है वो एनएमसी ने लिया है। और ये रिस्ट्रिक्शंस कहां पर है पता है? जिन राज्यों के अंदर हाई सीट्स हैं वहां पर, हाई सीट डेंसिटी है जहां पर, जिन राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस और सबसे ज्यादा मेडिकल सीट्स हैं, तो वहां पर एक्सपांशन नहीं होगा। ऐसा डिसीजन एनएमसी ने लिया है। दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि बेंगलुरु में ही, पहले ये शब्द लिख लेता हूं, इकोसिस्टम। बेंगलुरु जो है हमारे देश का, या फिर बेंगलोर, राइट, दैट इज सिलिकॉन वैली ऑफ आवर कंट्री। तो अब बेंगलोर में ये आईटी कंपनीज नहीं जाएगी तो कहां पर जाएगी? क्या वो लद्दाख में ऑपरेट करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो जहां पर इकोसिस्टम होती है, जहां पर वो एनवायरमेंट होता है, वहीं पर ही ज्यादा सीट्स होगी और वहीं पर ही सीट एक्सपांशन की बात होगी। तो ये एक्सपांशन को रोकने का डिसीजन जो है ये गलत है। एनएमसी जो है उसका कहना यह है कि यह डिसीजन उसने इसलिए लिया है ताकि मेडिकल एजुकेशन जो है वो जियोग्राफिकली और ज्यादा स्प्रेड हो। वो एक बैलेंस स्प्रेड करना चाहते हैं, ऐसे स्प्रेड नहीं होगा। राइट, वो ये चाहते हैं कि मेडिकल सीट्स जो है वो हर एक राज्य में इक्वल हो। हाउ इज दैट पॉसिबल? हर एक राज्य की अलग इकोसिस्टम है और स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। उसमें कोई इट हैपेंस एवरीवेयर, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और यहां पर एनएमसी का कहना यह है कि कोर्ट्स कह रही है कि रीजनल इंबैलेंसेस बहुत है मेडिकल सीट्स में, तो इसका कोई बैलेंस निकाले। तो बैलेंस ऐसे थोड़ी निकलेगा। बैलेंस अगर जहां पर सीट्स कम है वहां पर सीट्स इंक्रीज करने की जरूरत है, जहां पर सीट्स इंक्रीज हो रही है उसको रोकने का क्या फायदा? तो ये जो एक डिसीजन लिया है, ये डिसीजन जो है वो बराबर नहीं है। राइट, इट विल हार्म मेडिकल प्रोफेशन एज वेल एज पेशेंट्स। राइट, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजेस होती है तो वहां पर पेशेंट्स की सारवार भी की जाती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन लिया है। राइट, अब लेट्स होप के अब ये डिसीजन जो है वो चेंज करे और मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट्स जो है वो हमें इनफैक्ट इंक्रीज करनी चाहिए। और जिन इंस्टीट्यूशंस में अच्छी सीट्स हैं, इट्स क्वाइट लॉजिकल कि वही इंस्टीट्यूशंस में अगर 2, 3, 5 सीट्स ऐड हो जाएगी और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए वो सीट्स एडिशनल सीट्स क्रिएट करे, तो उसमें क्या गलत बात है? ट्राइड एंड टेस्टेड कॉलेज जो है वो सीट्स एक्सटेंड कर रही है तो इट्स अ गुड थिंग। अब रेगुलेटरी डिसीजंस जो है इसकी इंपैक्ट फेडरल रिलेशंस पर आएगी। साउथ के बहुत सारे स्टेट जो है वो कहेंगे कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। तो अब क्या जवाब देंगे? प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस तक ये मामला पहुंचा। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर इसमें क्या डिसीजन लेते हैं। राइट, डियर फ्रेंड्स, वी हैव वन आर्टिकल ऑन मेन मेहम, लेक्सिटी इन गन कंट्रोल मेकिंग अमेरिका ब्लीड। अभी जो ब्लिंकन साहब हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्पीच दी और इस स्पीच में उन्होंने टेररिज्म की निंदा की है। उन्होंने आईसिस, बोको हराम, लश्कर तैयबा, हमास, जो भी अटैक्स कर रहे हैं इन सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये टेररिज्म का हमें विरोध करना चाहिए। आई थरोली एग्री विद हिम। आई एम श्योर ज्यादातर देश जो हैं वो उनकी स्पीच से एग्री करेंगे कि टेररिज्म जो है उसको खत्म करने की जरूरत है और हमारे जो सिविलियंस हैं उनको इन सारे टेररिस्ट्स और उनके अटैक से बचाने की जरूरत है। वी ऑल एग्री ऑन दिस थिंग। अनफॉर्चुनेटली यूएसए में ये लोन वुल्व्स जो होते हैं, राइट, ये काफी ज्यादा बड़े। लोन वुल्व्स का मतलब यह है कि अकेला एक बंदा, राइट, ना तो उसका कोई दोस्त है, मींस भाई बहुत ही अकेले अकेले रहते हैं, थोड़े दिमाग से डिस्टर्ब रहते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज चलते रहते हैं। तो यूएसए में ये चीज बहुत ज्यादा है। और यूएसए में अनफॉर्चुनेटली गन खरीदना जो है इट्स लाइक हमारे यहां पर जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो कैसे आप अपना आधार कार्ड लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिम कार्ड खरीदना है तो यू टेक योर आधार कार्ड, वेरिफिकेशन करेंगे, देखेंगे आपका आधार कार्ड। हमारे यहाँ पर तो डिजिटल हो गया है, लेकिन वहां पर वो देखेंगे आपका कार्ड और फिर आपको पूछेंगे भैया कौन सी गन चाहिए आपको, एज फार एज यू आर
18+ या फिर 21+, ऐसा कुछ है। अलग अलग राज्यों में शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यू हैव टू बी एन एडल्ट। अब मेन नाम की जो जगह है, यहाँ पर लिविस्टन नाम का एक टाउन है, तो यहाँ पर एक गनमैन ने 18 लोगों की हत्या कर दी। और ये जो सस्पेक्ट है, इसका नाम है रॉबर्ट कार्ड। ये यूएस आर्मी रिजर्व्स में था। इसके मेंटल इश्यूज भी चल रहे थे, मेंटल हेल्थ इश्यू चल रहा था इसका। और इसने कहा भी था ऐसा कुछ कि मैं ऐसा हमला कर दूंगा, लोगों को मार दूंगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इसके बावजूद भी ये व्यक्ति जो है वो ऐसे ही खुला घूम रहा था। और दिस रिमाइंड्स अस के यूएसए में कितना बड़ा इश्यू है ये गन लॉ जो है, इसकी वजह से कितने सारे लोगों की हर साल मृत्यु होती है। और रिपीटेडली यूएसए जो है वो अपने सिटीजन्स को बचा नहीं पा रहा है। 560 मास शूटिंग्स हुए यूएसए में इसी साल में, 2023 में। 2022 में टोटल 647 मास शूटिंग्स हुए। मीन्स टेररिज्म का जितना खतरा है ना, उससे भी ज्यादा खतरा मुझे लग रहा है यूएसए में ये मास शूटिंग्स का है। और यूएसए में गन बनाने वाली कंपनीज जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उनका ये लॉबिंग जो है वो काफी सॉलिड रहता है वहां पर यूएसए में। तो वो मीन्स उनको बंद करवाना जो है दैट इज नॉट दैट इजी। बहुत सारे पैसे जो है मीन्स वो पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं, बहुत सारी जॉब्स जनरेट करते हैं, बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज इन पर चल रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो शूटिंग रेंज है, तो वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो उनकी हॉबी होती है कि वो शूटिंग रेंज पर जाते हैं। आपने शायद वीडियोस देखे होंगे, कभी ना कभी ये रैंडम वीडियोस आपने देखे होंगे कि यूएसए का कोई बंदा है तो वो दिखाता है। मैंने ऐसे कुछ वीडियोस देखे थे कि वो ओपन फार्म जैसा होता है, शूटिंग रेंज ही होती है बेसिकली। और फिर वो अलग अलग चीजें रखता है टेबल पर, राइट। ऐसे लेट्स से ग्लास रखेगा ऐसे टेबल पर, फिर यहाँ पर से जो पिस्तौल होती है उससे गोली मारेगा और दिखाएगा कि कितने ग्लास तोड़ सकती है। फिर ऑटोमेटिक गन, शॉट गन, तो ऐसे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आपने शायद मीन्स मैंने देखे हैं। आई एम नॉट बिग फैन ऑफ दीज वीडियोस, लेकिन ऐसे कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। तो ये सारे जो है ना, ये यूएसए के ही आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इंडिकेट्स कि यूएसए में गन लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है और ये गन कल्चर भी स्ट्रांग है। और गन कल्चर के साथ, गन लॉबी के साथ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज, ये जो शूटिंग रेंज है, फिर शूटिंग सिखाते हैं आपको, फिर घूमने के लिए जाते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो हैं वहां पर चल रहे हैं। अब वहां के बहुत सारे लोग जो हैं उनका भी कहना है कि भाई ये बंद करो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्कूल में ऐसा हो गया, राइट। स्कूल में छोटे बच्चों को मार डाला किसी ऐसे पागल व्यक्ति ने। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन मोर इंसिडेंट। एक जो बैटमैन की एक फिल्म आने वाली थी, मुझे एग्जैक्ट वो नाम नहीं पता है, ये क्रिस्टोफर नोलन वाली ही बैटमैन थी, जो जोकर वाला कैरेक्टर था उसके साथ जुड़ी हुई ये फिल्म थी, आई थिंक, एज फार एज आई नो। तो क्या हुआ था कि एक यूएसए के थिएटर के बाहर बहुत सारे लोग जो हैं वो थिएटर में जाने के लिए मीन्स दे आर गेटिंग रेडी, वो पहुंच रहे थे। तो अचानक से एक व्यक्ति जो है वो जोकर वाला कैरेक्टर है ना, वो ऐसे कपड़े और ऐसा चेहरा बनाकर आया वो। तो लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट चीज़ हो रही होगी, यहाँ पर शायद मीन्स कोई ये फिल्म को प्रमोट करने के लिए कुछ चीज़ें चल रही होगी। तो लोग इकट्ठा हो गए और पता है क्या हुआ, उस व्यक्ति ने मशीन गन निकाली, ऑटोमेटिक गन निकाली और धड़ाधड़ वो फायरिंग करने लगा और कितने सारे मासूम लोगों को मार डाला, कितने सारे परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यूएसए के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो अब इसका सॉल्यूशन जो है वो डोमेस्टिक लॉ, उनके ही लॉज निकाल पाएंगे, बट दिस इज अ बिग थिंग। और अमेरिका में ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल जो है लंबे समय से चल रहा है, गन लॉबी वर्सेस विक्टिम्स, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकारें जो हैं वो बनाने का काम ये गन लॉबीज करती हैं, और लॉबिंग इज लीगल इन यूएसए, सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हर साल हमें ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो पढ़ने को मिलते हैं। Now we have one more topic. This one is crypto surge, right? Crypto surge वाला ये जो topic है, it's also very interesting. क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में पता है हमारे देश का, आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ द पेन, क्योंकि बैकग्राउंड में कलर जो है दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू व्हाट आई वाज यूजिंग सो फार, राइट। क्रिप्टो करेंसी अगेन, दिस इज ऑल्सो, आई एम नॉट हैप्पी विद इट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी यूज द येलो वन, यस दिस लुक्स गुड, ओके। क्रिप्टो करेंसी, राइट। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की बात करें तो इंडिया रैंक्स नंबर 1 पर है यूएसए। यूएसए के बाद हमारा नंबर आता है। एक रिसर्च कंडक्ट की गई और पता चला कि भारत में तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। ट्रांजैक्शंस भी अब लोग करने लगे, बहुत सारे लोग जो है वो ट्रांजैक्शंस भी करते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। ये सारी चीजें लीगल नहीं है, लेकिन ये चीजें चल रही। और मीन्स क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करना, हाँ। नाउ द थिंग इज इन द सेंस कि आपने लेट्स से जमीन खरीदी और बदले में क्रिप्टो दे दिया, सो मैं उस प्रकार की चीजों की बात कर रहा हूं। क्रिप्टो इज नॉट इलीगल इन आवर कंट्री, ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए नाउ। और मैं क्लैरिफिकेशन भी करना चाहता हूं इस बारे में कि इलीगल नहीं है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ आपको पता होगा कि भारत ने बजट में, हमारा जो बजट आया, तो इस बजट में यह तय किया गया कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना, तो उस पर 30% आपको टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन गेन्स, इसको कैपिटल गेन कहते हैं, राइट। तो 30% कैपिटल गेन और 1% टैक्स एट सोर्स लगेगा अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं। इसके बावजूद भी
इतना ज्यादा टैक्स, ये 1% टैक्स एट सोर्स भी है, इसके बावजूद भी अगर भारत सेकंड नंबर पर है क्रिप्टो करेंसी में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ पर इतने रिस्ट्रिक्शंस या फिर ये इस प्रकार के हर्डल्स क्रिएट किए सरकार ने, तो भी लोग जो है वो इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लोकल एक्सचेंजेस जो हैं, अब वो तो कॉम्पिटेटिव नहीं रही, पहले लोकल एक्सचेंजेस में सारी चीजें होती थी, लेकिन फिर लोकल एक्सचेंज में करेंगे तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्रिप्टो थोड़ी ऐसा है कि आप भारत में ही कर पाएंगे, क्रिप्टो इज बेसिकली ऑन ब्लॉकचेन, तो आप कहीं से भी इसके ट्रांजेक्शन जो है वो कर पाएंगे। तो अब इन्वेस्टर्स पता क्या कर रहे हैं, दे आर टर्निंग ओवर टू ओवरसीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ताकि वो ये कैपिटल गेन वाला टैक्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला जो टैक्स है टीडीएस, ये कट ना हो इसलिए। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। आप देखिए कि सरकार ने सोचा कि भाई इसको रेगुलेट करते हैं, रोकना छोड़िए, जस्ट रेगुलेशन की बात बताइए। और सरकार ने पुरानी जो एक तकनीक है अपनी कि आप टैक्स लगा दीजिए, टैक्स को इंक्रीज कर दीजिए, लेट्स से कि कोई चीज जो है उसको हम इंपोर्ट करना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हम इंपोर्ट करें, हम चाहते हैं कि ये चीज़ हम डोमेस्टिकली ही ज़्यादा पैदा करें। तो अगर इस पर 2% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो लेट्स से सरकार ने इस पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद अगर ये चीज़ 100 रुपये में आपको मार्केट में मिलेगी और हमारे देश में बनी हुई चीज़ जो है वो आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगी, तो आप 50 रुपये वाली चीज़ ही खरीदेंगे, 100 वाली थोड़ी खरीदेंगे। सेम थिंग गोज विद आवर कार इंडस्ट्री, राइट। बहुत सारी फॉरेन की कार्स जो है, मैंने कई बार बताया ना कि ये फॉर्च्यूनर की रियल कीमत अगर आप देखेंगे तो 25-30 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर कितनी लगभग 48% टैक्स हम पे करते हैं, राइट। 28% जीएसटी, और जीएसटी के ऊपर से सेस अगर आप लगा दें तो कुछ 48% जितना हो जाता है कार पर। तो अगर लेट्स से 10 लाख रुपए की कार है कोई, तो इस पर लगभग 50% आप लगा लीजिए, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 15 लाख रुपए हो जाएगी, राइट। क्योंकि ये 10 लाख के ऊपर आप 50% उसका तो टैक्स पे कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस कार्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। उसकी कीमत कुछ 30-35 लाख शायद होगी, राइट, बेसिक कीमत, और ऊपर से टैक्स लगा दीजिए तो 50 के आसपास वो पहुंच जाती है फॉर्च्यूनर। या फिर दूसरी जो बीएम और जो एक्सपेंसिव कंपनीज है, सीबीयू कंप्लीट बिल्ड यूनिट सब यहाँ पर नहीं आती है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए, वरना पहले जो पोलो एक्सेट्रा कार आती थी ना, सीबीयू कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, वो जर्मनी से ही बनकर डायरेक्ट शिप में यहाँ पर आती थी। तो ऐसी कुछ कार्स की लिमिट होती है कि लेट्स से 100, 200, 800 ऐसी कार्स आप ला सकते हैं सीबीयू, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्शन करना पड़ता है। इस प्रकार की कंडीशंस रखी जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि पुरानी जो टेक्निक है यही है कि इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दीजिए और ट्रांजैक्शंस कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो ओवरसीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर बैठे बैठे पैसे भी कमा रहे हैं और सरकार शायद उनका कुछ ना कर पाए, राइट। वो अब हवाला और ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, तो कहीं से वो कैश करवा ले कर फिर वो पैसे रूट अलग अलग रूट से होकर हमारे देश में पहुंच जाएंगे, कैश के रूप में उनके पास आ जाएंगे। तो दिस ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। टैक्स इवेजन पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। ये जो चीज हुई ना, दिस इज टैक्स इवेजन, और टैक्स इवेजन जो है वो कोई भी सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। इट्स लाइक कि आपके घर से अगर कोई चोरी कर रहा है तो वो आप थोड़ी अलाउ करेंगे। सेम थिंग गोज विद, अगर आप सरकार हैं, राइट, आप देश हैं, तो देश चला रहे हैं, तो यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि कोई आपको टैक्स पे ना कर रहा हो। आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, सिक्योरिटी मिल रही है, इतने फाइटर जेट्स हैं, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइटर जेट्स, कितनी सारी चीजें, कोविड के टाइम पर वैक्सीन, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो ये सारी चीजें एक सिस्टम, एक सरकार, एक देश बनाता है, और देश की अगर ये सारी चीजों की चोरी हो रही है तो सरकार जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो बात अलग है कि पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ब्लैक मनी और इन सारी चीजों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, बट एनीवेज, तो टैक्स इवेजन पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, और बिटकॉइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि ये टैक्स इवेजन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। चेनालिसिस नाम का एक कंपनी है, उसने का रिपोर्ट आया है, इंडिया लीड्स इन ग्रास रूट एडेप्टेशन। ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस हमारे देश में $260 बिलियन से ज्यादा के हो चुके हैं। मेजोरिटी यूजर्स जो है वो 35 या फिर उससे कम की एज ग्रुप में है, दैट मींस यंगस्टर्स आर यूजिंग इट क्वाइट अ लॉट। और अब ये दो आंकड़ों से पता चलता है, और जो हमने देखा ना कि टैक्स इवेट होने लगा और फॉरेन का प्लेटफॉर्म्स यूज करने लगे हैं, दिस इटसेल्फ हाइलाइट्स कि इस क्रिप्टो करेंसी के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन की जरूरत है। इसको ग्लोबली ही रेगुलेट करना पड़ेगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा, कोई अकेला देश इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई, तो उन्होंने रेगुलेटरी रोड मैप को अपनाने की बात बताई। उन्होंने कहा कि ग्लोबली इस रोड मैप को हमें अपनाना पड़ेगा और इसमें सारे के सारे देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा, राइट, तभी ये चीज जो है वो हो पाएगी। ब्लैंकेट बैन इस पर आप नहीं लगा सकते, और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो है वो डूब जाएंगे। तो ब्लैंकेट बैन इज नॉट ए सोल्यूशन, और ये मीटिंग में भी यही कहा कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव ओवरसाइट होनी चाहिए, ब्लैंकेट बैन जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा जो प्रपोजल है वो यह है कि एफएटीएफ जो है, इनका जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स जो है ये वर्चुअल एसेट्स पर लगाए जाए एफएटीएफ के। तो अब देखते हैं कि कब इसको लगाया जाता है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी इज अ ग्लोबल फिनोमिना, और
हमारे देश में जिस प्रकार से इंटरनेट स्प्रेड हुआ है, तो ये जो क्रिप्टो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ है। गवर्नर जो है आरबीआई के, उन्होंने तो इसके बारे में पहले ही बताया था कि ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो है ना, ये सरकारों को, सोवरेनिटी को डायरेक्टली चैलेंज करती है, तो इसको तो अलाउ करना ही नहीं चाहिए। और अभी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में कुछ कितना 400-500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था ना। आई थिंक हमने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोग जो है वो इसमें फंस गए क्रिप्टो करेंसी के इस चक्कर में। 400 या फिर 500 करोड़ रुपीस का एक घोटाला सामने आया है, ऐसी पॉन्जी स्कीम जो है वो सामने आई है। बहुत सारे पुलिस वाले भी इसमें फंस चुके हैं। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। ऐसे बहुत सारे रिस्क है। फिर टेररिज्म को पैसे इजीली पहुंच जाते हैं। सो क्रिप्टो अभी बहुत ही रिस्की है फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर के लिए शायद ये बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम के लिए ये सही नहीं है। सो हमने ये 4 आर्टिकल्स देख लिया ना। नाउ वी हैव टू गो थ्रू दिस वन, नो प्लेस फॉर वुमेन। एक रिसेंट एनालिसिस किया गया है कंसल्टेंसी फर्म के द्वारा, इसका नाम है EY इंडिया, और 1040 जितनी लिस्टेड फर्म्स जो हैं 2023 में इसका एनालिसिस किया गया। और इंडिया इंक जो है, तो इसमें जॉब्स काफ़ी डाइवर्सिफाई हुई है, नो डाउट। और पहले जो क्या था कि पहले ब्लू कॉलर जॉब्स और ये सारी, अब एग्जीक्यूटिव जॉब्स और ये सारी जॉब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुई है। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो ये इंडिया इंक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, तो उसमें 23% जितनी महिलाएं हैं। 7 मिलियन परमानेंट मैनेजरियल एम्प्लॉइज, राइट, हैं, उसमें से 23% जो है वो महिलाएं हैं। आपको लग रहा होगा ये आंकड़ा बड़ा है, दिस इज नॉट ए बिग आंकड़ा। द रीजन इज, अगर आप हायर एजुकेशन के आंकड़ों को देखेंगे और फिर जॉब्स के आंकड़ों को देखेंगे, देन यू विल फाइंड देयर इज ए बिग गैप, राइट। तो इट्स नॉट लाइक कि क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से महिलाएं वहां पर नहीं है, नो। आज भी वो एनवायरमेंट उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। और कुछ समय पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया था ना, मैंने आपको बताया था, याद रखिए कि एक जो जंगल में पेड़ होता है, वो उस जंगल का या फिर उस इलाके का सबसे ऊंचा पेड़ ऐसा नहीं है कि उस पेड़ का सीड अच्छा है और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें, पूरा एनवायरमेंट ने उसको सपोर्ट किया, तब जाकर वो उस ऊंचाई पर पहुंचा। कोई भी सफल व्यक्ति होता है, कोई आकर कहे कि भाई मैंने बहुत मेहनत की, मैंने ये किया, वो सारी चीजें, जहां मेहनत की होगी आपने, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वजह से आप वहां पर हैं। आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपका देश, समाज, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से हुई, इसकी वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली कि आप वहां तक पहुंचे। सो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि पूरी इकोसिस्टम जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो विमेन एंड कॉम्पिटेटिव सेक्टर जो है, तो उसमें आपको जैसे नए सेक्टर्स को देखेंगे, सॉरी विमेन नहीं, यंगर एंड कॉम्पिटेटिव सेक्टर्स, तो इसमें आईटी इंडस्ट्री को देखेंगे तो इसमें 34% एम्प्लॉइज जो है वो महिलाएं, 42% वर्कर्स जो है वो महिलाएं हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आंकड़े जो है वो रीजनेबली अच्छे हैं। लेकिन जब आप दूसरे सेक्टर्स को देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि वहां पर चीजें उतनी अच्छी नहीं है। और इसके पीछे रीजंस ये हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स, क्रेचेस, रेस्ट रूम्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। और स्मॉल और मीडियम कंपनीज जो है, तो उनका बजट बहुत कम रहता है, तो वो इन सारी चीजों में पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं को वो एनवायरमेंट वहां पर नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अभी अपॉर्चुनिटीज हैं कि महिलाएं जो है उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां पर क्रिएट की जा सकती है। और जिस प्रकार से एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के नए नए कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं, वी हैव एन एपेटाइट, वी हैव टू क्रिएट एन एपेटाइट फॉर विमेन, ताकि वो ये नए नए सेक्टर्स में अपना पोटेंशियल जो है उसको एक्सप्लॉइट कर सके, राइट, एक्सप्लोर कर सके। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, एक राज्य के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक फिल्म एक्टर्स, जो कुछ फिल्म एक्टर्स हैं, तो उनके रेसिडेंस पर छापे मारे, क्योंकि उन पर यह शक है कि उन्होंने टाइगर क्लोज पहने थे। तो किस राज्य की बात हो रही है? और ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, तो रिसेंटली इजराइल पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने कुछ गैस का इस्तेमाल किया, डेंजरस आइसोटॉप का इस्तेमाल किया। तो कौन सा आइसोटॉप उन्होंने यूज किया, बताइए। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन, डियर फ्रेंड्स, राइट। प्लीज डू शेयर this video with other people as well, and that's it, right, for as far as today is concerned. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.